ठीक है, आवाज आ रही है ना? हाँ, आरंभ करते सर हैं। आ रही है। ठीक है, आरंभ करते हैं। कल हमने कुछ बातें आपके सम्मुख रखी थी। उनमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी परीक्षा ऑफलाइन हो जाती है तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे हमने ये आपको बताने की कोशिश की थी कि आप जब भी प्रश्न पत्र देखते हैं तो उस प्रश्न पत्र में कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उस प्रश्न पत्रिका का प्रारूप आप समझें। ध्यान रखिए कि अगर कोरोना के कारण अक्टूबर नवंबर की तरह फिर से वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी तो उसके कैसे प्रश्न पत्र आ सकते हैं हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं अगर ऑफलाइन परीक्षाएं हुई तो मैं कुछ प्रश्न आपको पढ़कर दिखाता हूं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमने डाले हुए हैं। देखिए, पहला प्रश्न आता है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। ससंदर्भ व्याख्या कीजिए में दो वाक्य दिए जाते हैं। एक वाक्य अमिता का होता है और उसके विकल्प में दूसरा वाक्य होता है आपका बंटी का। तो आपको करना यह है कि उसे अलग अलग उपशीर्षकों के अंतर्गत उसके उत्तर लिखने हैं। पहला शीर्षक लिखना है वह है संदर्भ, मतलब उपर्युक्त वाक्य यशपाल जी लिखित अमिता उपन्यास से लिया गया है। दूसरा होता है प्रसंग। प्रसंग में आपको वह वाक्य किसने किससे कहा है और वो कौन सा प्रसंग चल रहा है उस पर आधारित होता है। उसके उपरांत व्याख्या उस वाक्य की करनी है और उस व्याख्या करने के बाद उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो देखिए, मैं कुछ वाक्य आपके सामने रखता हूं। एक वाक्य है अमिता का, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं हैं? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास सब कुछ है, आओ हम तुम्हें देंगे। तो देखिए कि इस वाक्य में ये आपको लिखना पड़ेगा संदर्भ में कि उपर्युक्त वाक्य यशपाल रचित उपन्यास अमिता से लिया गया है। उसके उपरांत प्रसंग उसका क्या रहेगा? प्रसंग रहेगा कि यशपाल रचित अमिता उपन्यास के 12वें प्रकरण अमिता की करनी से ये वाक्य लिया गया है और अमिता ये अशोक को बंदी बनाकर कह रही है। ये प्रसंग रहा। फिर उसकी व्याख्या कीजिए कि उस पर किस प्रकार माता ने संस्कार किए थे। किसी का कुछ छीनना नहीं चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए, किसी का किसी प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। ये इस प्रकार से उसके उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे और अंत में लिखना पड़ेगा कि इसमें विशेषता में इसमें बाल मनोविज्ञान है। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। देखिए, क्या तुम्हें क्या दें, हम तेरे ऋणी हैं। तू दासी है, तुझे स्वर्ण दें तो उसे धारण नहीं कर सकेगी। हम सबसे पहले तू ही अदास कर देते, तुझे ही अदास कर देते, परंतु स्त्री है। स्त्री का स्वतंत्र होना दोष है, वह पत्नी होती है अथवा दासी। अब देखिए, यह वाक्य सामंतों ने किससे कहा है? हिता से कहा है। हिता जब हिता जब अपने मोद को पाने के लिए एक स्वर्ण रचित जड़ित कंगन के बदले महारानी को राजमाता के पास ले जाती है और वापस आ जाते श्रीश दुर्ग में से, तो सामंत उसे कहते हैं कि तूने इतना बड़ा राजभक्ति का काम किया है कि हम तुम्हें पहले अदास कर देते, लेकिन स्त्री स्वतंत्र नहीं रह सकती। जो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार कहा जाता है न स्त्री स्वातंत्र में रहती, उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। इससे इस वाक्य से सामंतों का हिता के प्रति दृष्टिकोण और उस समय की महिलाओं की स्थिति को हम देख सकते हैं। अगर आपने ये उपन्यास ठीक ढंग से पढ़ा है और जो मैंने लिखवा दिया है या पहले जो 16 वीडियो मैंने डाले हुए हैं उनको ठीक ढंग से पढ़ा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस समय की स्त्रियों की स्थिति कैसे थी। ठीक है, तो इस वाक्य से ये पता चलता। देखिए, मैं वाक्य फिर से कहता हूं। तुझे क्या दे, हम तेरे ऋणी हैं, तू दासी है। तुझे स्वर्ण दे तो उसे धारण नहीं कर सकती, क्योंकि दास दासियों को मतलब केवल मालिकों को ही
स्वर्ण आभूषण धारण करने का अधिकार था, दास दासियों को नहीं उस समय। और उस पर कहा है कि हम सबसे पहले तुझे ही अदास कर देते, मतलब दासत्व से मुक्त कर देते, परंतु तू है स्त्री, स्त्री का स्वतंत्र होना दोष है, वह पत्नी होती है अथवा दासी, वह किसी की पत्नी हो सकती है या फिर दासी हो सकती है, अन्य कुछ नहीं हो सकती। इस प्रकार से उस समय की बात कही गई। और इसमें मनुस्मृति की एक पंक्ति देखिए, उसका उल्लेख मैं अवश्य करूंगा कि जो हिंदू उस समय की प्रणाली थी, तो उस समय स्त्रियों को स्वातंत्रहीन करार कर दिया जाता था। देखिए, पिता रक्षति कौमारे पति रक्षति यौवने पुत्रः रक्षन्ति वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, इस प्रकार का मनोका वाक्य था। हालांकि जो आज के परिप्रेक्ष्य में गलत जरूर है और उस समय भी गलत था, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि स्त्री अकेली कहीं रह नहीं सकती और उसके लिए उसका पिता कभी, उसका भाई कभी, उसके पति कभी, उसका पुत्र कभी उसकी रक्षा करते हैं। तो इसमें से उस समय की दास प्रथा पर बहुत गहरी चोट की गई है, इस वाक्य के माध्यम से आप जान सकते हैं। अगला वाक्य मैं आपके सम्मुख रखूंगा। देखिए, आचार्य, हिंसा के प्रतिद्वंद्विता में हिंसा करना धर्म नहीं अधर्म है। अपने सामर्थ्य के अहंकार में भगवान की चमत्कार शक्ति की उपेक्षा करना ज्ञान नहीं है। आप अपना कर्तव्य निभाएं, परंतु हम प्रजा को घर द्वारहीन नहीं होने देंगे, धर्म स्थानों को हिंसा का शिविर नहीं बनने देंगे। ऐसा करने से राज्य पाप का भागी होता है। अब देखिए, ये जो वाक्य है, यह वाक्य उस समय की महारानी, उस समय की महारानी नंदा करवेल की पत्नी और युवराज जी अमिता की माता नंदा ने आचार्य से कहे हैं। आचार्य कौन है? आचार्य कौन है? तो आचार्य उस समय के महामात्य सुकंठ आचार्य हैं। और सुकंठ आचार्य ने एक योजना की थी कि अशोक का जो आक्रमण हो रहा था कलिंग पर, उस आक्रमण को रोकने के लिए उन्होंने सीमावर्ती कुछ गांवों में किला बनाने की कोशिश की थी, सैनिक स्कंधावर बनाने की कोशिश की थी, और उसे महारानी नंदा ने टाल दिया था। और वे कहती थी कि हिंसा के प्रति हिंसा करना, मतलब अशोक हिंसा कर रहा है इसलिए हम भी हिंसा करें, ये गलत है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। वो कह रही हैं क्योंकि महारानी नंदा बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकी थी और बौद्ध धर्म का मूल करुणा और अहिंसा है। वे कहते हैं अपने सामर्थ्य के अहंकार में भगवान की चमत्कार शक्ति की उपेक्षा करना ज्ञान नहीं है। ध्यान रखिए, वो भगवान गौतम बुद्ध की बात करते हैं और भगवान गौतम बुद्ध में वो चमत्कार शक्ति है कि बड़े से बड़े हिंसक व्यक्ति को भी वो अहिंसक बना सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ बात कही गई है और उनकी उपेक्षा न करें। परमपिता परमात्मा की संकल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध को ही भगवान माना है, तो उनके चमत्कार की उपेक्षा मत कीजिए, अपना कर्तव्य निभाएं। हाँ? परंतु जो प्रजा, ध्यान रखिए कि सैनिक स्कंधावर जहाँ बनाया जा रहा था, वहाँ के लोगों की झोपड़ियाँ हटाई जा रही थी, लोगों की भूमि छीनी जा रही थी, और उनमें से कुछ लोग प्रतिनिधि के रूप में महारानी की ओर आकर के अपनी संवेदना प्रकट कर रहे थे। ऐसे में वो कहते हैं कि हमारी प्रजा घर द्वार से हीन नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो धर्म स्थान है, मतलब लगभग वो जो गांव था जिस गांव से लोगों को हटाया जा रहा था, वहीं एक बौद्ध विहार था, एक धर्म स्थान था। और वो कहते हैं कि हम धर्म स्थानों को हिंसा का शिविर बनने नहीं देंगे, ऐसा करने से राज्य पाप का भागी होगा। मतलब ये जो कलिंग का राज्य है उसकी रक्षा तो नहीं होगी, अपितु उसको पाप भी लग जाएगा। इस प्रकार से गौतम बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी से कुछ छीनना नहीं चाहिए। इस प्रकार का उपदेश नंदा अपने कर रही है। इसके उपरांत हम देखते हैं अगला, वो यही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें दुर्ग नहीं चाहिए, दूसरा राजप्रासाद नहीं चाहिए, परिग्रह में संतोष और शांति नहीं है। युथप प्रजा को आश्वासन दे कि ऐसा नहीं होगा, किसी का स्थान और धरती नहीं छीनी जाएगी, हम आश्वासन देते हैं ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, ये वाक्य फिर से उसी समय का है जहां बौद्ध विहार में महारानी नंदा पूजा के लिए गई हुई हैं, उपासना के लिए गई हुई हैं, और उपासना करते समय कुछ लोग उन्हें आकर के मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा
घर छीना जा रहा है, हमारी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, और ये सब राज्य आदेश पर हो रहा है। तो वो कहते हैं कि अशोक से रक्षा के लिए हमें कोई दुर्ग नहीं चाहिए। उसके उपरांत कोई दूसरा राजप्रासाद, कोई राजमहल हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ एक शब्द है परिग्रह। परिग्रह मतलब बहुत सारी चीजें एकत्र कर लेना। उस परिग्रह में संतोष नहीं है, मतलब अनेक संसाधन जोड़ते रहना, उसमें संतोष और शांति नहीं है। और युथम स्कंद, या जिसका नाम था युथप स्कंद, जो इन लोगों की झोपड़ियां अपने सैनिकों के माध्यम से तोड़ रहा था, उसे वो कहते कि प्रजा को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा, उनके घर छीने नहीं जाएंगे, उनकी झोपड़ियां तोड़ी नहीं जाएंगी, जलाई नहीं जाएंगी, किसी का स्थान और धरती नहीं छीनी जाएगी। हम आश्वासन, महारानी के रूप में वो आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसकी व्याख्या आपको करने आनी चाहिए, और विशेषता में आपको ये लिखना चाहिए कि यहाँ बौद्ध धर्म के विशेष तत्वों को लेकर के किस प्रकार से चर्चा की गई है। इसके उपरांत कृपया आपका वीडियो म्यूट रखें। तो इस प्रकार से हमने कुछ वाक्य आपके सम्मुख रखे हैं। इस प्रकार से आपको इन वाक्यों की व्याख्या करनी पड़ेगी। अब देखिए, आपका बंटी के कुछ वाक्य मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। मैं वही फॉर्मूला, मतलब चाहे प्रश्न आ जाए अमिता पर या फिर आपका बंटी पर, तो वही फॉर्मूला आपको रखना है कि पहले संदर्भ देना है, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद उसकी व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या करने के बाद अंत में उसका वैशिष्ट्य या विशिष्टता लिखनी है। अब मैं आपका बंटी का एक वाक्य लूंगा। बाप के रहते वह यह बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते बिना माँ का न हो जाए। तो देखिए कि यहाँ जो अरूप बत्रा या बंटी की समस्या है कि वह अपने माता पिता माँ के पास तो रहता है, लेकिन पिता उसे कभी कभार मिलने आते हैं। लेकिन माता पिता में जब तलाक होने की नौबत आती है, तो वकील चाचा ही समझाते हैं कि ये बच्चा है, इसका विचार करो कि अभी तक उसका पिता था, लेकिन तुम दोनों के अहंकारों से, शकुन बत्रा और अजय बत्रा के दोनों के अहंकारों से उस बच्चे का जीवन नर्क बन सकता है, और वो बाप के होते हुए बिना बाप का रहेगा। और उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अब माँ के रहते हुए बिना माँ का भी रह सकता है। इसलिए आप दोनों तलाक मत लीजिए, जहां तक हो सके आप एक दूसरे को संभाल कर लीजिए। इसके उपरांत एक और कहता, देखिए दूसरी प्रश्न पत्रिका का वाक्य है, चीजों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा नहीं होता। देखिए, ऐसा होता नहीं है। अब ये वाक्य देखिए, डॉक्टर जोशी जी शकुंतला को समझा रहे हैं, शकुन बत्रा को समझा रहे हैं कि देखिए कि या हो सकता है कि वकील समझा रहे हो। तो वकील समझाते हैं कि हर बार देखिए कि शकुन बत्रा दूसरा विवाह करने का या तलाक लेने का विचार क्यों करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पुरुष की प्रतिद्वंद्विता में कम पड़ रही है। हालांकि उसका पति अजय बत्रा भी एक सफल बिजनेसमैन है, एक सफल व्यवसायी है, उसके पास भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन यहाँ अपने पति का साथ देने के बजाय वह भी एक कमाऊ स्त्री है, कमाने वाली स्त्री है, एक स्कूल की प्रिंसिपल है, बहुत सारा वेतन उसे मिलता है, और वो चाहती है कि उसका भी अहंकार है, और इस कारण से वह इन दोनों में अनबन हो जाती है। और इस अनबन का परिणाम बिल्कुल ध्यान रखिए कि कभी कभी होता ऐसा है कि जिस प्रकार से हम एक व्यक्ति की ओर से धोखा खा जाते हैं, इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, तो वो दूसरे से भी वह छुप छुप कर चलता है। जैसे कि हिंदी में कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक मार करके पीता है। मतलब एक बार जिस गर्म चीज का हमें अनुभव हुआ, तो हम ठंडी चीज को भी गर्म मान करके लेते हैं। तो यहाँ जो मानसिकता है शकुन बत्रा की, कि वो हर चीज में एक षड्यंत्र देख रहे हैं, हर चीज में वो गलत काम देख रही है, तो वह ये सोचने का प्रयास कर रही है
कि उसका पति उसे बार बार प्रताड़ित कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे पर इसका क्रोध निकाले। ऐसा भी और धोखा ही धोखा, ऐसा नहीं। दुनिया में अच्छी चीजें भी बहुत सारी हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में सिर्फ कुछ बुरा का बुरा नहीं है, तो अच्छाई भी है, ये समझाने का वकील साहब यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अगला देखिए, देखिए अब एक वाक्य और आपका बंटी का आपके सम्मुख प्रस्तुत है। तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं रह गई है, मत करो मेरे कोई काम, बस डॉक्टर साहब के पास बैठकर चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सजा तो मुझे मिलेगी, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी। अब देखिए ये वाक्य बंटी अपनी माँ शकुंतला बत्रा से कहता है। उसे कोई होमवर्क करना है और उसमें उसकी मदद चाहता है। वो स्कूल की प्रिंसिपल है तो उसे सारी चीजें आती हैं ऐसा मान करके चल रहा है, और वह स्कूल से उसे जो होमवर्क दिया है उसमें मदद न करते हुए माँ क्या कर रही है, माँ डॉक्टर जोशी के साथ चाय पी रही है और उसे अच्छा नहीं लगता। उसके पिता का कोई स्थान ग्रहण करे उसे अच्छा नहीं लग रहा है, और इस वजह से वो माँ को डांट रहा है और कह रहा है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है, तुम माँ होते भी माँ जैसे नहीं हो, और मत करो मेरा कोई काम। नहीं, गुस्से से बोल रहा है, बस डॉक्टर साहब के पास बैठ करके चाय पियो। तुम्हारा क्या है, सजा तो मुझे मिलेगी ना होमवर्क न करने की। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे सजा नहीं चाहिए, कभी नहीं जाऊंगा स्कूल। इस प्रकार से एक चिढ़ा हुआ बच्चा अपनी माँ से किस प्रकार से बात करता है, इसका उल्लेख यहाँ किया गया है। देखिए आगे, अगला वाक्य भी बंटी का बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए वाक्य कैसा है, माली दादा कैसा है मेरा बगीचा, तुम ठीक से पानी तो देते हो ना, उस पीले गुलाब की कलियां खिल गई हैं, कितनी बात है उसे पूछनी थी। अब देखिए कि बंटी में जो एक सृजनात्मक बच्चा छिपा है, कुछ नवनिर्मित का, उसने जो अपने घर के अहाते में कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं फूलों के, खास करके पीले गुलाब के पौधे जो लगाए हैं, उसको माली मामा पानी तो दे रहे हैं। देखिए इतना संवेदनशील वो लड़का है, और इस संवेदनशील लड़के की सारी संवेदना को समाप्त करने का काम माँ और बाप मिलकर के करते हैं। देखिए इसलिए कभी कभी लगता है कि माँ और बाप इसके शत्रु की तरह इसके साथ प्रयास कर रहे हैं। देखिए जब वो अपनी माँ के घर में रहा करता था, जो सरकारी क्वार्टर था जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल का, तो वहाँ रहते समय उसमें कुछ उसने छोटा सा बगीचा उसने क्या था, उस पर वो पाइप से पानी दिया करता था और उस पानी को छितराया करता था। और जब वह डॉक्टर जोशी के घर जाने लगता है और कभी माली मिल जाते हैं तो उनसे पूछता है कि मेरा बगीचा तो ठीक ठाक है, पीले गुलाब, बहुत सारे उसे प्रश्न करने थे। तो इसमें देखिए बाल मनोविज्ञान, खास करके सकारात्मक बाल मनोविज्ञान की बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हमें जान पड़ती है। तो इस प्रकार से देखिए कि ऐसे वाक्यों को किस प्रकार से संदर्भ व्याख्यायित करना है, ये आप पर अवलंबित है। आपको अच्छी तरह से, मैं जानता हूँ कि दोनों उपन्यास, अमिता उपन्यास और आपका बंटी उपन्यास, दोनों की पीडीएफ मैंने दी हुई है। अमिता उपन्यास के 16 कह रहा हूँ मैं, 16 तासिकाओं के वीडियो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, कल भी मैंने फिर से पुनरावृत्त किए हुए थे। उनको ठीक ढंग से देखो, उनका पूरी तरह से अध्ययन करो, और उसी प्रकार से आपका बंटी में जो ऑफलाइन हमारी तासिकाएं बीच में हमारे प्राचार्य जी के आदेश से हमने शुरू की थी, जिसमें हमने आपका बंटी उपन्यास पूरी तरह से पढ़ा कर दिया हुआ है। अब उसकी भी पीपीटी और उसकी भी कुछ पीडीएफ मैं 1-2 दिन में या अगले हफ्ते में शेयर करने का प्रयास करूंगा, और इस माध्यम से आपको, और अब मैंने आपको जो पीडीएफ के रूप में आपका बंटी उपन्यास दिया है उसको भी 3-4 बार पढ़िए, तो आपको बहुत सारी चीजें उससे पता चल जाएंगी। अब देखिए कि प्रश्न और कैसे कैसे आ सकते हैं, अमिता पर जो छोटे प्रश्न आ सकते हैं उनकी बात हम करें। जैसे अमिता में व्यक्त अशोक का हृदय परिवर्तन, या हृदय परिवर्तन की घटना जो 12वें और 13वें प्रकरण में है, अमिता की करनी और अशोक का शिलालेख में। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अशोक जो अब तक चंड अशोक कहलाता था, एक बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति जिसने अनेक युद्ध किए, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, वह भी एक बालिका के सामने आकर के कैसे हतबुद्ध हो जाता है, इसको लेकर के यहाँ चर्चा आप कर सकते हैं। कलिंग का मतलब वो मूलतः
मगध का राजकुमार है, बिंदुसार का बेटा है। वह अपने ही बड़े भाई सुषेण की हत्या करके सम्राट बना है और आगे चल करके अपने मगध के आसपास के सारे राज्यों को एकत्र करके उसका एक छत्र सम्राट बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे अशोक का हृदय परिवर्तन किस प्रकार हो जाता है, इसको लेकर के हमें चर्चा करनी है। अथवा अमिता के आचार्य सुकंठ, जो चौथे प्रश्न में आता है ना, छोटी टिप्पणियां, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बड़े प्रश्नों की हम कल बात करेंगे। तो आचार्य सुकंठ कौन है? आचार्य सुकंठ कलिंग के महामात्य हैं और उन्हें महाराज करवेल ने मरते हुए ये आदेश दिया हुआ है कि उनके पश्चात उनके राज्य और राज परिवार की रक्षा की जाएगी और उसके लिए वो सन्नद्ध हैं। उसके लिए वो न जाने क्या क्या करते हैं। वो अशोक का आक्रमण जिस ओर से हो रहा है वहां से स्कंदावर बनाने का प्रयास करते हैं। सेनापति भद्रकीर्ति से मिल करके उनके भाई से मिलकर के राज्य की रक्षा का प्रयास करते हैं। नए नए शस्त्र मंगवाते हैं, नए शस्त्र निर्माण का प्रयास करते हैं और लोगों को, सामान्य जनता को युद्ध के प्रति की बिल्कुल अवांछना न हो, इसलिए महाबली यज्ञ भी रखते हैं जहाँ हर रोज जानवरों को काटा जाता है, जिसका रक्त देख करके लोगों को युद्ध की डर नहीं रहता। फिर इसके उपरांत अगले है अमिता उपन्यास की महारानी नंदा। अब महारानी नंदा का ये बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। ये करवील की पत्नी है, ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें इस प्रकार से। और 5 अंकों के लिए केवल 1 या 1.5 पृष्ठ लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। अमिता उपन्यास की महारानी नंदा। महारानी नंदा करवेल की पत्नी है, बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुकी है, जिसे हिंसा से चिढ़ है, बौद्ध धर्म की उपासिका है और अच्छा काम करना चाहती है। अच्छे युद्ध का विरोध वो करती है। अपनी बेटी को अच्छा उपदेश देती है कि किसी को मारो मत, किसी का काटो मत, किसी का छीनो मत, किसी के पर कोई हिंसा मत करो। इस प्रकार के उसके विचार हैं, परंतु उसे बंदी बना दिया जाता है जब राष्ट्र की रक्षा का प्रश्न आता है। फिर उसे किस प्रकार लाया जाता है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। दूसरा प्रश्न इसमें आ जाता है अमिता की हिता। मैंने अभी एक वाक्य के संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए बहुत सी बातें आपके सम्मुख रखी थी। उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिता दासी प्रथा या दास प्रथा के युग की एक मारी स्त्री है जो मोद से प्रेम करती है परंतु उसे पा नहीं सकती। इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है। उसकी माँ वापी है और वापी वो जब बालिका थी तभी मगध से वह कलिंग में आई हुई थी और कलिंग में आने के पश्चात उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महारानी करवेल और महाराज करवेल और महारानी नंदा ने ली हुई थी। परंतु कुछ ऐसे प्रसंग निर्माण हो जाते हैं कि राज प्रासाद के जो अन्य पुरुष हैं वो गलत नजर से उसे देखने लगते हैं, तो वह एक ही पुरुष के साथ रहने के लिए मोद से प्रेम करती है, मोद को पाने का प्रयास करती है और मोद को पाने के प्रयास में एक स्वर्ण जड़ित कंगन के लिए वह महारानी कहाँ बंद है यह युवराज जी को बताती है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगले प्रश्न पत्रिका में दिया है अमिता उपन्यास का महासेनापति भद्रकीर्ति। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है और जहाँ तक हो भद्रकीर्ति अपने जो भी निर्णय लेता है वो सारे के सारे निर्णय महामात्य आचार्य सुकंठ के परामर्श से ही लेता है। ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। और उसके उपरांत अमिता उपन्यास की भाषा शैली, यह एक अलग प्रश्न आया हुआ है जो शिल्प पक्ष के लिए होकर के है, संवेदना पक्ष का नहीं, शिल्प पक्ष का है। और शिल्प पक्ष में देखिए कि भाषा शैली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आपको ये लिखना पड़ेगा। मेरे जो पुराने वीडियो है उसको देखिए, उसमें 2-3 वीडियो मैंने भाषा शैली पर डाले हुए हैं। उसको देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अमिता उपन्यास की भाषा है। और अमिता उपन्यास की भाषा में आज की हिंदी नहीं, अपितु आज की हिंदी में थोड़ा सा संस्कृत, थोड़ा सा पाली, जो क्योंकि अशोककालीन शिलालेखों की जो भाषा है उसका संस्कृत रूपांतर करके थोड़ा सा हिंदी रूपांतर करके लिखने का प्रयास किया गया है। और यशपाल जी की ये विशेषता है कि उनके दोनों उपन्यास, पहले 2 उपन्यास दिव्या और अमिता, ये बौद्ध कालीन होने के कारण उस समय
जो बौद्ध उपासना पद्धति है, बौद्ध स्कंदवा, उसके शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जैसे विहार है, जैसे महादेवा सेना प्रार्थना है, भगवान है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सभी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए कि हमने कुछ डाले हुए हैं। और देखिए कि अमिता उपन्यास की महारानी नंदा ये भी आया है, और महत्वपूर्ण बात रिपीट हुआ है ये। और महारानी अमिता उपन्यास में दास बंधक प्रथा, इस पर आपको विशेष रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वापी, हिता और मोद, ये तीन ऐसे पात्र हैं जो दास प्रथा से बद्ध हैं। और मोद का जो मालिक है ज्येष्ठक विठल, वो किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है, किस प्रकार उसे अलग अलग काम करवाने लगाता है, चाहे वो नक्काशी के काम हो, चाहे खिलौने बनाने के कार्य हो। तो ये और किस प्रकार से खास करके महिला दास जो होते हैं, दासियां, उनकी खरीद फरोख्त कैसे होती है, उनके साथ किस प्रकार से अनाचार का वातावरण निर्माण किया जाता है, वगैरह वगैरह। इसके उपरांत अगर हम आपका बंटी के छोटे छोटे प्रश्नों की बात करें, तो उसमें आपका बंटी का बंटी बंटी, इस पर हमने बहुत बात की है। जो नोट्स दिए हैं उसको उनको पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि बंटी कैसा है और बंटी का बाल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किस प्रकार करना चाहिए। एक और प्रश्न इसमें आया है, आपका बंटी के वकील चाचा। ध्यान रखिए, वकील चाचा की, आज के वकील की तरह वो नहीं है, ये पुराने वकील की तरह है। वो भले ही डिवोर्स का वकील हो, लेकिन जहाँ तक हो सके डिवोर्स न हो, तलाक न हो, इसका प्रयास करता है। आज के वकील झट से 5 मिनट में तलाक मिलवा देते हैं, लेकिन वो ये प्रयास कर रहा है कि जहाँ तक हो सके अजय बत्रा और शकुन बत्रा, इन दोनों में हिलमिल रहे, और वो अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय जीवन से व्यतीत करें। और उन्हें ज़्यादा चिंता, इन दोनों से ज़्यादा चिंता बंटी की, इसलिए बंटी की ओर वो बहुत ज़्यादा आकर्षित है। इसके उपरांत आपका बंटी उपन्यास का अजय बत्रा, इस पर बड़ा प्रश्न भी आया है और छोटा प्रश्न भी आया है। अजय बत्रा ये बंटी का पिता है, शकुंतला का पति है, उत्कृष्ट बिजनेसमैन है, लेकिन वह अपनी पत्नी के अहंकारों को सह नहीं पाता, इसलिए वो तलाक ले लेता है और मीरा के साथ दूसरी शादी कर लेता है। बाद में जब बंटी को अपनाने का प्रयास करता है, तो पहले जैसा नहीं रहता और बंटी को घर से निकाल करके बोर्डिंग स्कूल में रख देता है। इस प्रकार से उसका चित्रण आपको करना है। और यहाँ एक और प्रश्न आता है, आपका बंटी उपन्यास की फूफी। ध्यान रखिए, फूफी ये बंटी की सबसे अंतरंग सखी है, ये अगर मान करके चलें तो आपको बहुत पता चल जाएगा इसके बारे में। और फूफी केवल खाना बनाती नहीं है, अपितु देखिए, आज के नौकरों में और उस समय के नौकरों में कितना फर्क है। उस समय के नौकर अपने मालिक का सदैव हित चाहते थे, लेकिन ऐसी बात यहाँ आजकल दिखाई नहीं देती। तो ये फूफी बंटी की भी मंगल कामना करती है, शकुन की भी मंगल कामना करती है, अजय की भी मंगल कामना करती है। जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उस प्रकार उसे किस प्रकार से आदर भरा बात करती है। और कभी कभी अगर शकुन बत्रा कहीं गलत भी हो जाती है, तो वो उसे डांटती भी है। अपने मालिक को डांटना ये कोई आसान काम नहीं है, ये सारे काम वो करती है। फिर उसके बाद आपका बंटी, आप इस प्रकार से अलग अलग पात्र वहाँ आ जाते हैं। कभी कभी आपका बंटी की भाषा शैली पर भी पूछा जा सकता है, आपका बंटी में दाम्पत्य कलह पर भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग रीति से अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। कल की वीडियो में कोई तकनीकी खराबी आई थी, इसलिए वो यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ, हालांकि उसने मेरा बहुत डाटा खाया हुआ है। फिर भी आज का आज का जो आज का जो प्रश्न पत्र है उसको हम लेंगे। एक और यहाँ की आपका बंटी की कथा वस्तु, इस पर भी छोटा प्रश्न आया हुआ है, टिप्पणी आई हुई है। आपका बंटी की शकुन, इस पर भी छोटी आ गई है। तो इस प्रकार से आपको कथा वस्तु की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हम सब में एक गलती होती है, ध्यान रखिए, जब भी हम उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास पर कोई भी प्रश्न आ जाए, हम उसकी कथा वस्तु ही लिख देते हैं। इसलिए आपको प्रश्नों का स्वरूप अगर आपने ठीक ढंग से समझा और उस स्वरूप के तहत ही अगर आपने उसका उत्तर लिखा, अलग अलग परिच्छेदों में उत्तर लिखा, तो और जहाँ कुछ महत्वपूर्ण बात हो उसको अधोरेखित कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, तो वो और भी अधिक आकर्षक उत्तर बन जाता है और अच्छे अंक मिलते हैं।
अब ये तो हुआ ऑफलाइन परीक्षाओं के बारे में। कल हम बड़े प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आगे जैसे हो गुरुवार से या अगले सोमवार से हम ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और वो हम गूगल फॉर्म के माध्यम से, जैसे हमने यशपाल जी के परिचय पर एक गूगल फॉर्म परीक्षा ली थी, वैसे गूगल फॉर्म परीक्षाएं भी लेंगे। आपका सहयोग अपेक्षित है। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। आज हम यहीं रुक जाते हैं। कल फिर से 8:40 पर फिर से उपस्थित होंगे, और आज की तरह कृपया करके कल फ़ोन करने की ज़रूरत न आए। इस बात की थोड़ी सी सावधानी बरतें। धन्यवाद।